कौन सा चैप्टर है बेटा? चार्ज। होता क्या है चार्ज? सुनो मेरी बात सुनो, क्या होता है? कंपनी होती है ना, उसे भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, बोलो ना। अबे कंपनी होती है ना, उससे काई की रिक्वायरमेंट होती है? फंड मतलब राजस्थानी लैंग्वेज में पीसा चाहिए ना, पीसा क्या लाला, पीसा चाहिए कि नहीं? अब अगर फंड चाहिए तो हम क्या करें? तो हम सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं। तो अगर कंपनी लोन ले रही है तो कंपनी क्या हो जाएगी? बोरोअर। एंड मान लो बैंक से लोन लिया है तो बैंक क्या हो जाएगा? ठीक है। अब हमारी कंपनी ने मान लो एसबीआई से हमें 100 करोड़ का लोन चाहिए, है ना? हमारी कंपनी को किससे बेटा? कितने करोड़ का लोन चाहिए? बैंक देगा क्या लोन? हाँ, उसका तो काम ही है ये लोन देना, लोन लेना। वो आपको लोन देगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वही तो बैंक की इनकम है। बैंक लोन देने को तैयार है, बट बैंक क्या चाहता है? सिक्योरिटी चाहता है, अश्योरेंस चाहता है। क्या अश्योरेंस चाहता है? कि ड्यू टाइम में आप क्या कर दोगे? बैंक का पैसा दे दोगे। ऐसा उससे क्या चाहिए? भरोसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, अश्योरेंस चाहिए। क्यों? आपको कल से 100 करोड़ दे दिया और आपने पैसा वापस नहीं किया तो बैंक कहां जाएगा? कोर्ट। वहां क्या लगाता रहेगा? चक्कर। और कोर्ट में क्या लगेगी? तारीख पर। वो तारीख पर लगती जाएगी। तो हम चाहते हैं, या बैंक चाहता है कि जो पैसा बैंक ने आपको दिया है वो कैसा रहे? सिक्योर्ड रहे। सिक्योर्ड रहे मतलब आप अपनी असेट पर बैंक को क्या दे दो? राइट दे दो। आप अपनी असेट पर बैंक को क्या दे दो? क्या राइट दे दो? कि अगर हमने पैसा नहीं दिया, बोरोअर ने अगर क्या नहीं दिया, तो आप एक काम करना, जिस असेट्स पर हम आपको क्या दे रहे हैं? राइट, आप उस असेट्स को क्या कर देना? बेच देना। उस असेट्स को क्या कर देना? और बेचकर अपना क्या ले लेना? पैसा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पर्पज से हम क्या क्रिएट करते हैं? चार्ज। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पर्पज से हम क्या क्रिएट करते हैं बेटा? चार्ज क्रिएट करते हैं। तो 4 तरह के वर्ड होते हैं। चार्ज होता है, मॉर्गेज होता है, प्लेज होता है, हाइपोथिकेशन होता है। इन चारों का पर्पस एक ही होता है, लोन के रीपेमेंट के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इन चारों का एक ही पर्पस होता है। कौन कौन से 4 हैं बेटा? चार्ज है, मॉर्गेज है, प्लेज है। इन चारों का एक ही पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए क्या प्रोवाइड करना? राइट प्रोवाइड करना लेंडर के फेवर में, जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी क्रिएट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना। अब बोले चारों का पर्पस एक है, तो चारों अलग अलग क्यों दिए हुए हैं? अच्छा, तो टोपा में बता दिया ना बे। तो बोले फिर ये 4 अलग अलग क्यों दिए? प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है बेटा? कौन सी? मूवेबल और तो जो प्लेज होता है और हाइपोथिकेशन होते हैं वो दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी के होते हैं। मॉर्गेज जो होता है वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज पूरा पढ़ लिया टोपा में हमने, है ना? मॉर्गेज जो होता है वो काय का होता है? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। चार्ज नॉर्मली मिक्स वेज होता है। तो इन चारों का एक ही पर्पस है। क्या पर्पस है? लोन के रीपेमेंट के लिए क्या प्रोवाइड करना? सिक्योरिटी। वो दोनों बच्चे आज वापस नहीं आई, कल आई थी जो। अच्छा, कॉलेज गई, बॉयज कॉलेज। तो ये दोनों होते हैं ना? कौन दोनों? ये किसके होते हैं? तो जब दोनों काय के हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन लेंडर को दे दिया जाता है। जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज करते हैं तो पोजीशन किसको दे देते हैं? लेंडर को। जैसे शर्मा जी को लोन लेना था 1 लाख रुपए का, बैंक के पास गए, बैंक ने बोला सिक्योरिटी चाहिए, वाइफ की ज्वेलरी थी 2 लाख रुपए की, वो बैंक को दे दी। ज्वेलरी कैसी प्रॉपर्टी है? कैसी प्रॉपर्टी है? अब वो ज्वेलरी उसने किसके पास रख दी? बैंक के पास। क्या पोजीशन दे दिया? क्या पोजीशन दे दिया? वो प्रॉपर्टी देने का पर्पस क्या? सिक्योरिटी क्रिएट करना है। बट कौन सी प्रॉपर्टी है? क्या दे दिया? क्या दे दिया? प्लेज कहलाता। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हो आप कि प्लेज क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ बिलमेंट कि जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या दे देते हैं? पोजीशन, किसी स्पेसिफिक, और वो पर्पस लोन के रीपेमेंट को, तो ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? प्लेज। तो प्लेज के अंदर हम क्या ट्रांसफर कर देते हैं? पोजीशन। हाइपोथिकेशन भी कौन सी प्रॉपर्टी का होता है? पोजीशन नहीं देते हैं, पोजीशन बोरोवर के पास ही रहता है। पोजीशन किसके पास रहता है? बोरोवर। तो प्लेज के अंदर पोजीशन किसके पास हो गया? लेंडर के पास। प्लेज के अंदर पोजीशन किसके पास हो गया बेटा? ये आप एड देखते हो, मुथूट फाइनेंस का आता है, मणप्पुरम गोल्ड लोन, इनके एड देखते होंगे ना। ये सब क्या करते हैं? प्लेज लेते हैं। आपको लोन चाहिए, आप गोल्ड लेकर चले जाओ, गोल्ड इनको देकर आ जाओ, ये गोल्ड की वैल्यू का 50-60% तक आपको क्या प्रोवाइड कर देंगे? लोन प्रोवाइड कर देंगे। गोल्ड इनके पास रहेगा, आप पेमेंट कर दो, आपका गोल्ड आपको क्या मिल जाएगा? वापस। तब तक ये इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे। सिक्योरिटी इनके पास है। अगर 1 लाख रुपए का आपका गोल्ड है तो ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार, तो बहुत बोल दिया मैंने, 60 हजार से ज्यादा का लोन नहीं देते। क्यों? क्योंकि मार्जिन रखना पड़ता। कल से वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हो गई तो क्या? मार्जिन रखना पड़ता। बट अगर आपने लोन लिया है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्या दी है? सिक्योरिटी दी है, लेकिन पोजीशन किसके पास है? बोरोवर के पास ही है। पोजीशन किसके पास है बेटा? तो ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? हाइपोथिकेशन। ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? हाइपोथिकेशन कहलाता है। तो हाइपोथिकेशन भी किसका होता है? प्लेज भी किसका होता है? बट प्लेज के अंदर किसको? वेरी गुड। और मॉर्गेज किसका होता है? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जिन्होंने सेकंड ग्रुप पढ़ा है उसने टोपा में मॉर्गेज पूरा पढ़ा है, इसलिए केवल मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी न बोले। हमने वहां पर भी पढ़ा था। कौन सी प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज किसका होता है बेटा? चार्ज जो है वो मिक्स है, मूवेबल का भी होता है, इमूवेबल का भी होता है, सबका होता है, वो मिक्स है ना। तो इन चारों का पर्पस एक ही है। अच्छा, जैसे कंपनी है, अब मान लो ये 100 करोड़ का लोन लेना है कंपनी को। कंपनी के पास कंपनी की फैक्ट्री प्रीमाइसेस थी जिसकी वैल्यू थी 150 करोड़। उस फैक्ट्री प्रीमाइसेस पर बैंक के फेवर में क्या क्रिएट कर दिया? राइट, कि अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को क्या करना? बेच देना, और बेचकर अपना क्या ले लेना। देन बैंक ने क्या लिया है? मॉर्गेज। कंपनी ने क्या क्रिएट किया है? मॉर्गेज। किसके फेवर में? लेंडर के फेवर में। जिसके अकॉर्डिंगली अगर कंपनी लोन के रीपेमेंट में क्या करती है? डिफॉल्ट करती है, तो बैंक क्या कर सकता है? उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा ले सकता है। कंपनी तो भाग भी सकती है, कंपनी के डायरेक्टर भाग भी सकते हैं, बट क्या लैंड एंड बिल्डिंग उठाकर भाग जाएंगे? नहीं। तो हमारा पैसा कैसा हो गया? सिक्योर। जैसे नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, बट फिर भी यहां पर उनकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करके सेल करने की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जा चुकी है। ऑक्शन भी इनवाइट किए जा चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी बेचना है। तो भले ही वो व्यक्ति भाग गए जिन्होंने लोन लिया था, बट जिस असेट्स के ऊपर राइट दिया था वो असेट्स तो यही है ना। तो फिर हमारा पैसा क्या हो गया? सिक्योर्ड। कितने अमाउंट तक? असेट की वैल्यू तक। असेट की वैल्यू तक वो सिक्योर्ड हो चुका। ये चीज आई समझ में अपने को? तो चारों का पर्पस एक ही बेटा,
कौन कौन से 4 हो गए? हाँ, ये दोनों किस पर होते हैं? इसमें क्या दे देते हैं? किसको? हाइपोथिकेशन में किसके पास रहता है? बोरोवर के पास ही रहता है। और मॉर्गेज में, ठीक है, मॉर्गेज 6 तरह के थे, टोपा में हमने पढ़ा है। जिन्होंने टोपा नहीं पढ़ा है वो सेकंड ग्रुप में पढ़ेंगे, यहां वो है भी नहीं रिलेवेंट। एंड चार्ज सबका मिक्स होता है। कंपनीज एक्ट में ये तीनों नहीं दिए हैं। कंपनीज एक्ट में केवल क्या दिया है? 4। फिर से बोलो, काय के अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर ये तीनों, कंपनीज एक्ट के अंदर क्या दिया है? हालांकि इन तीनों को इसमें इंक्लूड कर लिया है। वो कैसे किया है वो मैं बताता हूं। अभी मैं चार्ज की डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं, उसे अगर हम पढ़ेंगे तो लगेगा कि चार्ज हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। तो हम अलग अलग नहीं गए। जिन्होंने टोपा पढ़ा है तो जनरली चार्ज और मॉर्गेज में डिफरेंस भी होता है, वो डिफरेंस भी है। बट यहां कंपनीज एक्ट के पर्पज से चार्ज और मॉर्गेज में कोई डिफरेंस नहीं है। बोल के बताओ, क्या बोला मैंने? किसके पर्पज से? इनफैक्ट कंपनीज एक्ट के पर्पज से इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक ही वर्ड दिया कंपनीज एक्ट में, कौन सा? आवाज नहीं आई। कंपनीज एक्ट के पर्पज से इन चारों में कोई एक ही वर्ड दिया है, कौन सा? जिसमें तीनों भी आ जाएंगे, और चार्ज तो है ही। जनरली इनमें डिफरेंस होता है, मैंने आपको अभी बताया इनमें क्या डिफरेंस होता है। बट कंपनीज एक्ट के जो सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे, कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन सिक्योरिटी क्रिएट करने के पर्पस से कंप्लाई करने हैं। कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन काई के लिए कंप्लाई करने हैं? अब वो सिक्योरिटी चाहे आपने चार्ज क्रिएट करके की हो, चाहे मॉर्गेज करके की हो, प्लेज करके की हो, हाइपोथिकेशन करके की हो, कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलर प्रोविजन है। यहां कंपनीज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस दिए हैं वो ये हैं कि अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, सिक्योरिटी क्रिएट करते हो, तो आपको उस सिक्योरिटी क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाना है। किसके पास? आरओसी के पास। यहां चार्ज, मॉर्गेज, इनका जो ऑब्जेक्ट है, केवल उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए क्या बोला है कि इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन आपने किया हो, आप तो उसका क्या करवाओ? रजिस्ट्रेशन करवाओ। किसके पास करवाओ? आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाओ, ये बोला। तो कंपनीज एक्ट के पर्पज से बेटा इनमें कोई डिफरेंस नहीं। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मॉर्गेज फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज एक्ट? नो, कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं चार्ज की डेफिनेशन बता रहा हूं और हम उसे प्रॉपर पढ़ते हैं तो हमें दिखेगा कि इसमें सारी चीजों को क्या किया है? इंक्लूड किया है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 16। याद रखेंगे, है ना? कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 16। चार्ज कब क्रिएट करते हैं? लोन के रिपेमेंट को सिक्योर करने के लिए। लोन लेते हैं तो क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। क्या देना पड़ता है? 16%। ऐसे याद किया मैंने, तुम चाहो तो इस सबसेक्शन को ऐसे याद रख लो। चार्ज में कितना है? 16%, है ना? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन कौन सा है? 60। कोई लॉजिक नहीं है, ऐसे आड़े तेड़े तरीके से बस याद कर रखा है ना? चले, अब क्या बोला है? चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है? बोले कोई इंटरेस्ट या लीन क्रिएटेड बाय द कंपनी। किसके ऊपर? इसकी असेट्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, अंडरटेकिंग के ऊपर। काहे के लिए? सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। काहे की सिक्योरिटी? रीपेमेंट ऑफ लोन।
and it includes mortgage. चलो बोलो क्या लिखा है? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? बोलना है। चार्ज का मतलब क्या होता है? क्रिएटेड बाय दी ऑन इट्स फॉर प्रोवाइडिंग फॉर रीपेमेंट ऑफ एंड इट इंक्लूड्स, वापस से क्या बोला है? चार्ज मीन्स बोले इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? बोले लीगल राइट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? बोले इंटरेस्ट वर्ड को डिफाइन नहीं किया है ना। इंटरेस्ट मतलब हमारा अकाउंट वाला इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मतलब क्या है यहां पर? लीगल राइट। जैसे जिन्होंने टोपा पढ़ा है उनको तो बताया था मैंने कि इंटरेस्ट का मतलब यहां किससे होता है? लीगल राइट्स। हमने वहां पढ़े थे इंटरेस्ट भी बहुत सारे होते हैं, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉन्टिंजेंट। यहां नहीं आ रहा कुछ भी, बट इंटरेस्ट वर्ड मालूम होना चाहिए। अकाउंट्स में इंटरेस्ट का मतलब अलग होता है, यहां इंटरेस्ट का मतलब क्या है? लीगल राइट, है ना। लीन, लीन क्या होता है? राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। मैं क्यों लिखूं? तुम लिखो, लिखो। राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन अनलेस claims related with property, unless claims related with property are satisfied. Right to retain property of another person. Right to have possession of the property of another person unless claims related with property आर सेटिस्फाइड। दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी अपने पास तब तक रखना जब तक वो उस प्रॉपर्टी के रिलेशनशिप में हमारे जो क्लेम बनते हैं उनका क्या ना कर दे? पेमेंट। वापस से बोलो, क्या बोला? लीन। लीन, अरे रिवाइज करना है क्या तुमको? बोलो, दिमाग में सड़ाओ, क्या बोला? बोलो। हाँ, दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अपने पास कब तक? तो दूसरे की प्रॉपर्टी अपने पास रखो, इसके लिए हमारे पास पोजीशन होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? अगर हमारे पास क्या नहीं है तो हम दूसरे की प्रॉपर्टी रख सकते हैं क्या? पोजीशन काहे में देते हैं? प्लेज में। पोजीशन काहे में देते हैं? यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज में। तो एक मॉर्गेज, 6 तरह के मॉर्गेज पड़े थे, जिसमें एक पड़ा था यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज, जिसमें क्या दे दिया जाता है? पोजीशन। सुना सुना लगा कि सुना सुना लगा? हाँ, दिख रहा मुझे, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज के अंदर प्लेज भी आ गया। चार्ज के अंदर क्या आ गया बेटा? प्लेज भी आ गया कि नहीं आ गया? है ना। तो पहली चीज, चार्ज मतलब क्या? इंटरेस्ट। कि जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी में क्या है? चार्ज। जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी में क्या है? तो उसका प्रॉपर्टी में क्या है? वेरी गुड, क्या है? या उसे प्रॉपर्टी अपने पास कब तक? तो जैसे हमने बैंक से लोन लिया और अपना गोल्ड रख दिया ना बैंक के पास, तो जब तक हम क्या नहीं करेंगे? पेमेंट, तब तक गोल्ड वापस मिलेगा क्या? नहीं, मिलने वाला नहीं। ये चीज आई समझ में? अब ये जो इंटरेस्ट या लीन क्या किया जा रहा है? क्रिएट। कौन सा वर्ड दिया बेटा? क्रिएट। मतलब हम उसके फेवर में राइट क्रिएट कर रहे हैं। अर्लियर ही वॉज नॉट हैविंग सच राइट और लीन इन आवर प्रॉपर्टी। हमने उससे या उसके फेवर में ये राइट क्या किया है? क्रिएट किया है, अराइज हुआ है उसके फेवर में ये राइट। तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ते थे ना,
क्या? नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, क्रिएटिंग, लिमिटिंग, एक्सटिंग्विशिंग, असाइनिंग राइट और इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये वही बोले हैं कि वो राइट क्या किया गया है? क्रिएट किया गया है। क्रिएट करना मतलब क्या करना? बनाना, पैदा करना, उत्पन्न करना। तो बोले ठीक है, उसके पास राइट नहीं था, हमने राइट क्रिएट किया। काहे के ऊपर? काहे के ऊपर? या असेट्स कितने तरह की होती है? टेंजिबल और टेंजिबल क्या होती है? इनटेंजिबल क्या होती है? करंट असेट्स भी होती है और फिक्स असेट्स भी होती है कि नहीं होती है? इसने लिखा कौन सी असेट्स? इसने लिखा कौन सी असेट? मतलब वेरी गुड, मतलब क्या? मूवेबल हो, मतलब फिक्स हो, करंट हो, टेंजिबल हो। इसलिए तो हमने बोला चार्ज में सबको ले लिया है। फिर क्या बोला? प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है? सब चीजें दो ही तरह की होती है। कौन कौन सी? कौन सी प्रॉपर्टी पे क्रिएट करेंगे? कोई बताया है कि मूवेबल या इमूवेबल? मतलब चार्ज कैन बी क्रिएटेड ऑन मूवेबल एज वेल एज, सो इट इंक्लूड्स मॉर्गेज, प्लेज, हाइप, सब आ गया वे? नहीं। फिर अंडरटेकिंग, सेक्शन 180 याद है? सेलिंग, लीजिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। अंडरटेकिंग क्या बताया था मैंने? असेट्स जिसकी वैल्यू कितनी हो? हमारे नेटवर्थ के 20% से ज्यादा, या जो हमें इनकम दे रही हो टोटल इनकम के 20% से ज्यादा। क्या तुम्हें याद है? नहीं याद है तो सब आ गया। हम सिक्योरिटी असेट्स पर प्रोवाइड करें, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स। प्रॉपर्टी पर करें, मूवेबल, इमूवेबल, अंडरटेकिंग पर करें, किसी पर भी करें, क्या माना जाएगा? चार्ज। किसी भी असेट्स पर अगर आपने राइट या लीन दे दिया है, क्या मान लिया जाएगा? चार्ज। वो इंटरेस्ट या लीन देने का पर्पस क्या हो? क्या? काहे की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना? काहे की सिक्योरिटी? तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंपनी है, उसे एसबीआई से क्या चाहिए? लोन चाहिए। कंपनी को किससे लोन चाहिए? कितने करोड़ का लोन चाहिए? तो फिर एसबीआई लोन देगा क्या? हाँ, बट वो क्या चाहता है? सिक्योरिटी। क्या चाहता है वो? काहे की? तो उस लोन को सिक्योर करने के लिए हम उसके फेवर में क्या क्रिएट करेंगे? उसे क्या बोलेंगे? और अगर उसे क्या बोलेंगे तो आपको एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करना है, जो 77 से लेकर 87 तक हम पढ़ेंगे। चार्ज के प्रोविजन वो सारे आपको कंप्लाई करना। ये चीज आ गई समझ में अपने को? कर लेंगे इसको। चले नेक्स्ट। फिर आप आगे डेफिनेशन में स्पेसिफिकली किसको इंक्लूड किया है? डेफिनेशन में स्पेसिफिकली किसको इंक्लूड किया है? मॉर्गेज कौन सी प्रॉपर्टी का होता है? तो मॉर्गेज की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। जिन्होंने टोपा पढ़ा है, जनरली मॉर्गेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है। किससे? चार्ज से। तो चार्ज तो हम किसी भी असेट्स पे क्रिएट कर सकते हैं, इवन इमूवेबल पर भी कर सकते हैं। किस पर कर सकते हैं? बट मॉर्गेज इमूवेबल पर ही होगा, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जैसे शर्मा जी के पास 3 प्रॉपर्टी है, एक इंदौर में, एक भोपाल में, एक मंदसौर में। शर्मा जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? कहां कहां? शर्मा जी ने बैंक से क्या लिया? लोन। और क्या बोला? मैं अपनी एक प्रॉपर्टी पर बैंक के फेवर में क्या क्रिएट कर रहा हूं? चार्ज। ये चार्ज है कि मॉर्गेज? मूवेबल प्रॉपर्टी पर व इमूवेबल पर कितनी थी उसके पास? 3 में से कौन सी? स्पेसिफाइड नहीं किया। एक कौन सी? स्पेसिफाइड किया क्या? एक कौन सी? क्योंकि उनने स्पेसिफाइड, ये मॉर्गेज नहीं है, क्या है? चार्ज है। वो बोले मेरी इंदौर वाली प्रॉपर्टी,
इंदौर में भी कहां सिचुएटेड है, वो सब स्पेसिफाइड करे, ताकि जब वो पेमेंट नहीं करे तो कोर्ट को डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी सेल करवानी है। ये डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए फिर, तो वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाता है? मॉर्टगेज। तो जनरली मॉर्टगेज बहुत स्पेसिफिक चलता है। मॉर्टगेज क्या चलता है बेटा? बहुत। एंड चार्ज कैसे दिया? जनरल दिया है, सब आ गया। तो फिर डाउट न हो इसलिए बोल दिया है कि मॉर्टगेज भी काय में इंक्लूडेड है? चार्ज के अंदर। इसलिए ये लाइन क्या दी है बेटा? अलग से। ये पॉइंट आ गया समझ में? चले नेक्स्ट। चार्ज दो तरह का होता है, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। पहले मैं सारे पॉइंट लिख रहा हूं, उनके कीवर्ड लिख रहा हूं, फिर मैं एक साथ इकट्ठा समझाऊंगा एग्जाम्पल देकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में डिफरेंस। इवन टोपा में भी पूछते हैं, और टोपा में भी यही डिफरेंस है ना? तो काय में डिफरेंस पढ़ रहे हैं अपन? कौन कौन सा? जब हम एसी असेट्स पर क्या क्रिएट करते हैं? चार्ज, जो डे टू डे बिजनेस में क्या नहीं होती है? चेंज नहीं होती है, जो फिक्स्ड नेचर की है, जो परमानेंट नेचर की है, जो बिजनेस में हमने यूज करने के लिए खरीदी है, सेल करने के लिए नहीं खरीदी है। उसे हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रखने वाले हैं। लंबे समय तक वो कहां रहेगी? बिजनेस में। और उसे यूज करके, उस असेट्स को यूज करके हम क्या चलाते हैं? अपना बिजनेस। तो ऐसी असेट्स जो डे टू डे बिजनेस में चेंज मतलब फ्लक्चुएट नहीं होती है, जो फिक्स नेचर की है, परमानेंट नेचर की है। परमानेंट नेचर की मतलब वो असेट्स हमने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है, सेल करने के लिए नहीं खरीदी है। उस असेट्स को यूज करके हम हमारा क्या चलाते हैं? बिजनेस। एंड लॉन्ग टर्म तक हम उसे बिजनेस में क्या करते रहेंगे? यूज। तो ऐसी असेट्स पर जब चार्ज क्रिएट किया जाता है तो वो कौन सा चार्ज होता है? फिक्स चार्ज। जैसे प्लांट एंड मशीनरी पर चार्ज, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग पर चार्ज। आज हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है तो क्या बेचने के लिए खरीदी है? नहीं। क्या हम उसे लंबे समय तक बिजनेस में रखेंगे? हाँ। क्या हम उसे यूज करेंगे? हाँ। क्या उसे यूज करके हम हमारा बिजनेस चलाएंगे? हाँ। तो फिर ये असेट्स कौन सी असेट्स हो गई? फिक्स्ड असेट। और जब ऐसी असेट्स पर क्या क्रिएट किया जाता है? चार्ज। तो कौन सा चार्ज होता है? जैसे हमने एक फैक्ट्री डाली, उसमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदी बड़ी बड़ी, वो प्लांट एंड मशीनरी बेचने के लिए खरीदी है? नहीं। क्या हम उसे यूज करेंगे? हाँ। क्या उससे बिजनेस चलाएंगे? हाँ। क्या वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी बिजनेस में? हाँ। तो वो कौन सी असेट्स हो गई? फिक्स असेट्स। क्या वो परमानेंट है बिजनेस में? हाँ। हाँ भाई हाँ। तो ऐसी असेट्स जो परमानेंटली बिजनेस में रहने वाली है वो फिक्स असेट्स होती है। और जब ऐसी असेट्स पर हम क्या क्रिएट करते हैं? चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? जब हम ऐसी असेट्स पर चार्ज क्रिएट करते हैं जो डे टू डे बिजनेस में क्या होती रहती है? फ्लोटिंग मतलब फ्लक्चुएटिंग। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएट होना मतलब क्या होना? चेंज होना। तो जब हम ऐसी असेट्स पर चार्ज क्रिएट करते हैं जो डे टू डे बिजनेस में क्या होती रहती है? चेंज, फ्लक्चुएट होती रहती है, जो बिजनेस में परमानेंटली लेने के लिए नहीं खरीदी थी, वो तो आपने सेल करने के लिए ही खरीदी थी, जिसका नेचर ये है कि जो फ्लोट होती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी, डे टू डे बिजनेस में चेंज होती रहेगी। जब ऐसी एसेट्स पर चार्ज क्रिएट करते हैं तो वो कौन सा चार्ज होता है? जैसे स्टॉक एंड ट्रेड,
जैसे डेटर्स, हमने गुड्स खरीदा, क्या बेचने के लिए खरीदा है? हां। क्या हम उसे हमेशा संभाल के रखेंगे? नहीं। क्या आज खरीदा कल भी बिक सकता है? हां। तो ऐसी एसेट्स पर जब चार्ज क्रिएट किया जाता है तो वो कौन सा चार्ज होता है? फ्लोटिंग चार्ज। सेकंड पॉइंट, पहले मैं सब बता रहा हूं, फिर एक एग्जांपल दूंगा मैं इनका, है ना। क्या बोला है? जिस एसेट्स पर, या मान लो जिस एसेट्स पर क्या क्रिएट हुआ है? फिक्स चार्ज। कंपनी जिस एसेट्स पर फिक्स चार्ज क्रिएट करती है उसे सेल नहीं कर सकती है चार्ज होल्डर की परमिशन के बिना। मतलब कंपनी ये प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग जिस पर कंपनी ने क्या क्रिएट किया था? चार्ज। अगर उसे क्या करना चाहती है? बेचना चाहती है, तो कंपनी बेच तो सकती है, बट किसकी परमिशन लगेगी? चार्ज होल्डर की। चार्ज होल्डर कौन? जिसके फेवर में क्या क्रिएट किया है? चार्ज। जो चार्ज क्रिएट करता है वो चार्जर और चार्जी नहीं होते हैं, है ना। जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया है वो क्या कहलाता है? चार्ज होल्डर, अ पर्सन होल्डिंग दी चार्ज। तो ये असेट ऐसी थी जो हमने बेचने के लिए तो खरीदी नहीं थी, बट मान लो मेरी प्लांट एंड मशीनरी है, आउटडेटेड हो गई, मुझे रिप्लेस करना है, मुझे दूसरी मशीन लाना है, तो मैं बेच सकता हूं। बट अगर मैंने उस पर क्या क्रिएट कर रखा है? चार्ज। तो जिस पर्सन के फेवर में मैंने चार्ज क्रिएट किया था, पहले मैं उससे पूछूं, उसके बाद ही असेट्स को क्या कर सकता हूं? सेल। बट जिस असेट्स पर मैंने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया था, मैं उसे सेल कर सकता हूं विदाउट आस्किंग फ्रॉम चार्ज होल्डर। मुझे चार्ज होल्डर से नहीं पूछना है, ये असेट्स तो मैंने खरीदी ही बेचने के लिए थी, तो मैं तो इसे बेचूंगा, इसके बेचने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे चार्ज होल्डर से पूछना भी नहीं है कि इस असेट्स को मैं बेचूं या नहीं बेचूं, मेरी मर्जी होगी। जब मैं इस असेट्स को क्या कर सकता हूं? सेल कर सकता हूं। फिर फ्लोटिंग चार्ज डोरमेंट पोजीशन में होता है, इनएक्टिव होता है, इनऑपरेटिव होता है। फ्लोटिंग चार्ज रिमेन्स इन डोरमेंट पोजीशन। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव मतलब इनऑपरेटिव होता है। कब तक? जब तक फ्लोटिंग चार्ज का क्रिस्टलाइजेशन न हो जाए। फ्लोटिंग चार्ज इनएक्टिव होता है कब तक? जब तक कि उसका क्या ना हो जाए? क्रिस्टलाइज। जब वो क्रिस्टलाइज होगा तब वो एक्टिव होगा। फ्लोटिंग चार्ज डोरमेंट पोजीशन में होता है। डोरमेंट मतलब होता है इनएक्टिव, इनऑपरेटिव। कब तक? जब तक कि फ्लोटिंग चार्ज का क्या ना हो जाए? क्रिस्टलाइजेशन। तो जब चार्ज क्रिएट किया था तब वो कैसा था? डोरमेंट। बट जब चार्ज क्या होगा? क्रिस्टलाइज, तब वो कैसा होगा? एक्टिव। जबकि फिक्स चार्ज क्रिएशन की डेट से ही एक्टिव होता है। फिक्स चार्ज डोरमेंट नहीं होता है। फिक्स चार्ज जो है वो क्रिएशन की डेट से ही एक्टिव होता है। फिक्स चार्ज डोरमेंट पोजीशन में नहीं होता है। अब बोले फ्लोटिंग चार्ज डोरमेंट है, इनएक्टिव है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि चार्ज तो हमने क्रिएट कर दिया, बट क्योंकि चार्ज इनएक्टिव है तो चार्ज होल्डर ऑन राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। चार्ज तो हमने क्रिएट कर दिया, राइट्स तो हमने दे दिए चार्ज होल्डर को। कब दे दिए? जब चार्ज क्रिएट किया था तभी दे दिए, बट फिर भी चार्ज होल्डर ऑन राइट्स को क्या नहीं कर पाएगा? एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज कौन सी पोजीशन में होता है? डॉर्मेंट। जब क्रिएट किया था वो डॉर्मेंट था, बट जब वो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज, तब वो क्या हो जाएगा? एक्टिव। और जब वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, तब चार्ज होल्डर एक्टिवली अपने राइट्स को यूज कर सकता है। फ्लोटिंग चार्ज होल्डर की पोजीशन वैसी ही होती है कि जैसे एक बच्चे के हाथ में चॉकलेट दे दो और उसको बोल दो खाने का नहीं, मतलब चीज उसके पास है, उसके पोजीशन में है, बट वो फिर भी उसे क्या नहीं कर सकता है? कंज्यूम। मतलब फ्लोटिंग चार्ज होल्डर के पास राइट तो क्रिएशन की डेट पर ही आ गए हैं, बट फिर भी वो उन राइट को यूज नहीं कर सकता जब तक कि फ्लोटिंग चार्ज क्या ना हो जाए? क्रिस्टलाइज। मैं सब बताऊंगा क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, मैं सब बताऊंगा। फिक्स चार्ज में ऐसा नहीं है। फिक्स चार्ज तो क्रिएशन की डेट से ही क्या है? एक्टिव। अच्छा, हमने चार्ज क्रिएट किया था तो हमने क्या बोला था कि आप असेट्स बेच देना अगर हम क्या नहीं करेंगे? पेमेंट, है ना? बट यहां तो कंपनी खुद असेट्स को बेची जा रही है, तो फिर चार्ज होल्डर कैसे बेचेगा? तो बोले फ्लोटिंग चार्ज का मेन एडवांटेज या ब्यूटी यही होती है कि वो कौन सी पोजीशन में होता है? डॉर्मेंट, जब तक कि क्या ना हो जाए? क्रिस्टलाइज। फिर जो फ्लोटिंग चार्ज है वो चार्ज किसी स्पेसिफिक असेट्स के ऊपर नहीं होता है। इट इज अ चार्ज ओवर द क्लास ऑफ असेट्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रेजेंट असेट्स एज वेल एज फ्यूचर असेट्स। फ्लोटिंग चार्ज इज नॉट अटैच्ड, fastened to any specific asset. It is a charge over the class of assets which includes both present as well as future assets. Present assets मतलब वो assets जो चार्ज क्रिएट करते समय थी। Future assets मतलब वो assets जो आफ्टर क्रिएशन आई है। प्रेजेंट असेट्स मतलब वो असेट्स जो चार्ज क्रिएट करते समय थी। फ्यूचर असेट्स मतलब वो असेट्स जो चार्ज क्रिएट करने के बाद आई है। बट फिक्स चार्ज प्रेजेंट असेट्स पर ही होता है, वो भी कौन सी? स्पेसिफिक। ये पर्टिकुलर असेट्स पर होता है। फिक्स चार्ज जो है वो पर्टिकुलर असेट्स पर होता है, स्पेसिफिक असेट्स पर होता है। इट इज नॉट अ चार्ज ओवर द क्लास ऑफ असेट। कितने तरह को होगा बेटा चार्ज? कौन कौन से? फिक्स चार्ज क्या होता है? जब ऐसी असेट्स पर हम जो वो कैसे नेचर की है, वो बिजनेस में यूज करने के लिए, सेल करने के लिए क्या, तो ऐसा चार्ज क्या हो जाता है? बट अगर असेट्स कैसी है जो हमने खरीदी ही काय के लिए, क्या वो परमानेंटली रहेगी बिजनेस में? तो चार्ज कौन सा हो जाएगा? जब हम क्या क्रिएट करते हैं तो हम असेट्स को विदाउट, जब हम कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं तो हम असेट्स को विदाउट टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम द चार्ज होल्डर। बट जब हम कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं तो उस असेट्स को हम, जब तक कि कौन से चार्ज में हम असेट्स को सेल, कौन सी असेट्स को? जिस पर चार्ज क्रिएट है, किसकी परमिशन के बिना? फिर फ्लोटिंग चार्ज डॉर्मेंट मतलब कब तक वो, तो जब चार्ज क्या हुआ है तो वो कैसा नहीं है? एक्टिव नहीं है। कैसा नहीं है? कैसा है? राइट तो, बट कब तक? जबकि कौन सा चार्ज होता है जो वो कभी भी, वो जब क्या किया था तब से ही। फिर फिक्स चार्ज कौन सी असेट्स पर होता है?
पर्टिकुलर असेट, जो कौन सी है? प्रेजेंट असेट। प्रेजेंट मतलब जो एग्जिस्ट करती थी किस समय? जब चार्ज, हाँ, जबकि कौन सा चार्ज जो वो इट इज अ चार्ज विच इंक्लूड्स बोथ प्रेजेंट एज वेल एज। ये समझ में आया? चलो एग्जांपल लेते हैं। चले, हमने स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड समझते हो ना क्या? अरे स्टॉक होता था ना जो P&L अकाउंट में आता था ना, ट्रेडिंग में आता था नालायको, ट्रेडिंग की डेबिट में आता था ना, ओपनिंग स्टॉक आता था ना, क्लोजिंग स्टॉक इधर आता था, है ना? वो स्टॉक कैसी प्रॉपर्टी है? मूवेबल। कैसी प्रॉपर्टी है? ठीक है। वो गुड्स खरीदा काहे के लिए हमने? काहे के लिए? अब मान लो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं लोटस इलेक्ट्रॉनिक का। कौन सी कंपनी है बेटा? लोटस इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब उसके पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का स्टॉक रहता है कि नहीं रहता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मतलब टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब का स्टॉक रहता है उसके पास। मान लो वो 50 लाख का स्टॉक मेंटेन करके रखता है। उसका एवरेज स्टॉक कितना रहता है कि उसकी दुकान में हमेशा इतना माल तो रहता ही है। अब ये लोटस वाले को बैंक से मान लो वर्किंग कैपिटल के लिए 30 लाख का क्या चाहिए? लोन। बैंक को, बैंक से कितने का? 30 लाख का क्या चाहिए? काहे के लिए? वर्किंग कैपिटल समझते हो? वर्किंग कैपिटल जो करंट असेट्स में लगी रहती है, नहीं? और करंट असेट्स के अंदर स्टॉक इन ट्रेड भी शामिल होता है। तो हमने क्या बोला? वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए। अब बैंक तो क्या मांगेगा? बैंक तो क्या मांगेगा? हमने बोला हम हमारे स्टॉक इन ट्रेड पर आपके फेवर में क्या क्रिएट करते हैं? चार्ज। क्या क्रिएट करते हैं? कौन सा? कौन सा? मान लो चार्ज क्रिएट हुआ है, क्या डेट हो गई? 10 जून को। चार्ज कब क्रिएट हुआ बेटा? कोई डाउट इसके अंदर? कितने का असेट्स है? बोलो। लोन कितने का है? या प्रेजेंट असेट्स है ये? क्या ये प्रेजेंट असेट्स है? प्रेजेंट असेट्स मतलब जो एग्जिस्ट करती थी जब हमने क्या क्रिएट किया। अच्छा, तो इस 50 लाख पर हमने क्या क्रिएट कर दिया? फ्लोटिंग चार्ज। कौन सी पोजीशन में होता है? वेरी गुड। कौन सी पोजीशन में होता है? डोरमेंट मतलब एसबीआई का इस 50 लाख के असेट्स पर राइट है। एसबीआई का इस, बट वो राइट कैसा है? इनएक्टिव। वो इस राइट को यूज, इसलिए कंपनी इस असेट्स को बेच सकती है बिना किससे पूछे? बिना किससे पूछे? याद आया ना अभी प्रोविजन में बताया मैंने। अब कंपनी का तो काम ही यही है इस असेट्स को बेचना। मान लो कल कंपनी ने इसमें से 15 लाख का स्टॉक क्या कर दिया? सेल। तो कितने का बचा? 35 लाख। फिर मान लो कंपनी ने और सेल कर दी 25 लाख की, कितने का बचा? 10 लाख। फिर मान लो कंपनी ने स्टॉक परचेस किया और गुड्स परचेस किया, मान लो 30 लाख का परचेस किया, कितना हो गया? 40 लाख। तो ये तो डे टू डे का काम है ना। अच्छा, अब मान लो अगर हम ये असेट्स बेच नहीं पाएंगे, हम ये असेट्स क्या नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या बेवकूफ हैं जो 50 लाख का स्टॉक गोडाउन में बंद करके रख दें 30 लाख रुपए के पीछे? क्या लगता है आपको कि हमें लोन कितने का चाहिए, उसके लिए 50 लाख का स्टॉक ब्लॉक कर देंगे? तो यही तो फायदा है फ्लोटिंग चार्ज का कि जिस असेट्स पर आप क्या क्रिएट कर रहे हो, फ्लोटिंग चार्ज। जिस असेट्स पे क्या क्रिएट कर रहे हो, तो फ्लोटिंग चार्ज कौन सी पोजीशन में? हम उस असेट्स को क्या कर सकते हैं और हमें किससे नहीं पूछना है। क्या लोटस वाले ने आज एलईडी पूछा तो पहले एसबीआई फोन करके पूछेगा बेचूं क्या? क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है।
मेन क्वालिटी यही होती है कि जिस असेट्स पर क्या क्रिएट किया है, फिर चार्ज। हाँ, तो फ्लोटिंग चार्ज कौन सी पोजीशन में, मतलब चार्ज होल्डर का राइट तो, बट वो इसलिए वो हमें असेट बेचने से रोक नहीं सकता है। और हमने तो असेट्स खरीदी ही बेचने के लिए, हम बेचेंगे, हम खरीदेंगे भी। और ये हमारा डेली का काम है। रोज 2-5 लाख का गुड्स बिकेगा, फिर खरीद लेंगे, बिकेगा, फिर खरीदेंगे। ये तो डेली का काम है। क्योंकि बेटा ये जब गुड्स हम बेचेंगे, इससे जब हम कमाएंगे, उसी से तो बैंक के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे। नहीं समझे? अरे ये हमारा तो काम यही बेचना है ना, इससे हमें प्रॉफिट होगा ना, उसी से तो इसका पेमेंट करेंगे ना। अगर इसको हम बंद करके रख दें लॉकर के अंदर, गोडाउन में बंद, तो क्या 50 लाख ब्लॉक कर दी, 30 लाख, क्या पागल है क्या यार? ऐसे ही जब हम लैंड एंड बिल्डिंग पर क्या क्रिएट करते हैं, फिक्स चार्ज। क्या क्रिएट करते हैं? तो लैंड एंड बिल्डिंग हम यूज करते हैं ना, हमारा काम चल रहा है ना उसमें, और हमने यूज करने के लिए खरीदी थी ना। ये तो हमने बेचने के लिए खरीदी थी, तो बेचना। जैसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी पर क्रिएट किया, कौन सा चार्ज होगा? तो क्या मैं प्लांट एंड मशीनरी बंद करके रख दूंगा? मेरी फैक्ट्री में यूज करूंगा ना, क्योंकि वो काहे के लिए है, और ये काहे के लिए, तो मैं इसको बेचूंगा ना। ये चीज आई समझ में? अब चार्ज कब क्रिएट किया, कब क्रिएट किया? तो इस 50 लाख पर चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज फ्लोटिंग चार्ज है, एंडोर्मेंट पोजीशन में है। अब मैंने कितने का गुड्स भेज दिया? आई नीड परमिशन फ्रॉम द चार्ज होल्डर। क्यों? कब तक परमिशन की जरूरत नहीं है? चलो मान लो मैंने 25 जून को बेच दिया था, फिर मैंने क्या किया, 5 जुलाई को फिर बेच दिया, फिर मैंने 10 अगस्त को खरीद लिया 30 लाख का। कितने अगस्त को खरीद लिया? चार्ज वाज क्रिएटेड ऑन, वहां कौन सी एसेट्स थी, जो कि प्रेजेंट एसेट्स थी। अब मैंने कितने का बेच दिया? हाँ, मान लो शर्मा जी ने 15 लाख का गुड्स खरीदा, तो वो गुड्स शर्मा जी का है कि बैंक का है? बैंक का, उसके ऊपर कोई राइट। फिर मैंने कितने का और बेच दिया, कितना बचा? फिर मैंने कितने का और खरीद लिया? इस 30 लाख की असेट्स, क्या ये फ्यूचर असेट्स है? क्या ये 10 जून को थी जब मैंने चार्ज क्रिएट किया था? ये कब आई? ये कौन सी असेट्स है? मुझे इस पर अलग से फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज क्या था? चार्ज ओवर द क्लास ऑफ असेट्स विच इंक्लूड्स बोथ प्रेजेंट एज वेल एज। तो यही तो कंडीशन है, मैं बेचते भी जाऊंगा और खरीदते भी जाऊंगा। जो बेची उस पर आपका राइट नहीं है, बट जो खरीदी उसके ऊपर आपका भी क्या है, राइट। इसलिए तो हमने बोला ये किसी स्पेसिफिक असेट्स पर नहीं है। मैंने काय पे चार्ज क्रिएट किया, बोलो? तो मेरे स्टॉक इन ट्रेड में जो जो आता है, मेरे स्टॉक इन ट्रेड में सबके ऊपर बैंक का राइट हो जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो क्या हो, फ्यूचर। अब इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं बेचते जाऊंगा, मैं बेचने के बाद खरीदते जाऊंगा, जो खरीदी ऑलरेडी उसके ऊपर चार्ज है। ठीक। अब बैंक को मेरे बेचने से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बैंक तो चाहता है मैं असेट्स बेचूं, तभी मैं कमाऊंगा, और कमा कर किसका पेमेंट दूंगा? बैंक को दिक्कत कब होगी? जब बैंक का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पेमेंट मैं ना करूं। आपको क्या लगता है बैंक को प्रॉब्लम कब होगी? अगर मैं बैंक का रेगुलर बेसिस पर क्या दे रहा हूं, तो बैंक को कोई दिक्कत है क्या? वो मुझे असेट्स बेचने से रोकेगा क्या? बैंक कब रोकेगा? तो जब बैंक मुझे रोकेगा असेट्स बेचने से, कब रोकेगा? जब मैं उसका पेमेंट, दैट इज टेक्निकली नोन एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। मतलब बैंक अपनी तरफ से स्टेप्स उठाएगा, काहे के लिए? लोन की रिकवरी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं पेमेंट कर नहीं रहा हूं, और अगर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं और मैं सारी असेट्स भी बेच दूंगा, तो बाद में बैंक को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा यार।
तो बैंक तब तक इनएक्टिव रहेंगे, बैंक के राइट्स, जब तक आप उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट कर रहे हो। जैसे ही आपने डिफॉल्ट किया तो बैंक आ जाएगा आपके पास, बोले क्या इस असेट्स पे मेरा राइट था, तू नहीं बेचेगा। क्यों? मैं बेचूंगा, तेने लोन का पेमेंट नहीं किया है। तो जब चार्ज होल्डर स्टेप्स उठाता है सिक्योरिटी को यूज करने के लिए, बोलते जाओ क्या बोला, जब सिक्योरिटी को, उससे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। और डिटेल इसकी आगे आएगी, मैं बताता हूं। यह कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। तब तक आप बेचो इस असेट्स को, कोई टेंशन नहीं। मान लो इस डेट पर बैंक ने असेट्स को क्या किया, या फ्लोटिंग चार्ज को क्या करवा लिया, क्रिस्टलाइज। तो आज गोडाउन में कितने का स्टॉक है, तो बस 40 लाख के ऊपर अब किसका राइट हो गया। अब आप इसे बेच, अब इसे कौन बेचेगा, ताकि बैंक अपने काय का पेमेंट ले ले, लोन का। मान लो बैंक ने यहां आकर क्या करवाया, क्रिस्टलाइज, तो उस समय स्टॉक में कितना था, तो बैंक का राइट किस पे रहेगा, ये 35 लाख का आपको बेचने नहीं देगा जब तक उसका खुद का क्या नहीं हो जाएगा, पेमेंट। ये चीज आई समझ में। बट अगर मैंने लैंड एंड बिल्डिंग पर क्या क्रिएट किया है, चार्ज, तो वो कौन सा चार्ज होगा, और अगर वो कौन सा चार्ज है, तो वो असेट्स बेचने के लिए थी क्या, तो मैं बेच भी नहीं सकता। और अगर मुझे, तो किससे पूछूंगा, क्योंकि चार्ज होल्डर के राइट तो एक्टिव है, वो डोरमेंट तो कौन सी डेट से एक्टिव है, क्रिएशन से एक्टिव है। मैं यूज करूं ना, मैं मेरा बिजनेस उसमें करता रहूंगा ना। जिससे विजय माल्या ने भी अपनी असेट्स पर अपनी सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट किया था, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस करता था ना। उसने अगर अपनी रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस पे किया था तो उसमें रहता था ना, बैंक ने बाहर थोड़ी निकाल दिया था। तो जिस चीज के लिए वो असेट थी उस पर्पज से यूज होगी, हम नहीं रोक रहे। बट हाँ, फिक्स चार्ज बेचने वाली असेट्स पर नहीं होता, इसलिए आप बेच नहीं पाओगे जब तक पूछोगे नहीं। और ये आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये डिफरेंस है दोनों में, ये समझ में आ गया अपने को।